आज जो कल अपन ने देखा था आदर्शवादी विचारधारा के बाद जो अपना टॉपिक आया था आदर्शवाद के संदर्भ में या प्रत्ययवाद के संदर्भ में, उसके बारे में अपन कल देख रहे थे। और यानी आदर्शवाद किसे कहते हैं और इसका क्या इतिहास है, इतिहास रहा है इसका। आज अपन इस आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत जो हैं उनमें से पहला है राज्य एक नैतिक संस्था है। ये आदर्शवादी सिद्धांतों में है ये कि राज्य एक नैतिक संस्था है। यह व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती है। राज्य का कर्तव्य व्यक्ति का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना होता है। दूसरा सिद्धांत है राज्य साध्य है, साधन नहीं। यह विचारधारा व्यक्तिवाद समाजवाद की भांति राज्य को व्यक्ति के विकास का साधन है मानकर साध्य मानती है। इसके अनुसार राज्य के विकास के लिए व्यक्ति को अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अतः व्यक्ति को राज्य की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। यानी कि यहाँ राज्य ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, और राज्य के हितों के लिए व्यक्ति को हमेशा अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति साधन है राज्य के लिए और राज्य अपने आप में साध्य है। तीसरा जो सिद्धांत आता है वह राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तित्व है। राज्य का अपना अलग लक्ष्य और व्यक्तित्व होता है। राज्य की यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत व सामूहिक इच्छाओं से बिल्कुल अलग और श्रेष्ठ या उच्चतर होती है। चौथा अपना सिद्धांत आता है राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत रूसो ने दिया था, रूसो की सामान्य इच्छा जो सदैव यानी कि हमेशा निस्वार्थ, स्थायी तथा एक लोकोपकारक होती है, यानी लोक कल्याणकारी होती है, राज्य के रूप में साकार अथवा मूर्त रूप ग्रहण करती है। सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व होने के कारण राज्य के सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित और विवेकपूर्ण तथा नैतिकतापूर्ण होते हैं, इसलिए व्यक्ति को इसकी पालना करनी चाहिए। पांचवा सिद्धांत आता है राज्य आंतरिक और बाहरी दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। यहाँ हीगल राज्य को उपासना की श्रेणी में प्रतिष्ठित करते हुए लिखते हैं कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवतारणा है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार शक्ति है। ये हीगल कहते हैं कि जो पृथ्वी पर जो राज्य अस्तित्व में आया है और जो विद्यमान है वो एक देवीय शक्ति है, एक देवीय विचार है। इसलिए इसको आंतरिक और बाहरी दृष्टि से सर्वशक्तिमान माना गया है राज्य को आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार। आदर्शवाद का जो अगला सिद्धांत आता है वह राज्य का आधार बल नहीं बल्कि इच्छा है। व्यक्ति राज्य के कानूनों का पालन इसलिए नहीं करते कि राज्य उन्हें बलपूर्वक मनवाता या मनवा सकता है, वरन इसलिए करते हैं कि वास्तव में राज्य शक्ति, राज्य के कानून व उसके आदेश उस सामान्य इच्छा के मूर्त रूप होते हैं जिसमें व्यक्ति की अपनी औचित्यपूर्ण इच्छा भी सम्मिलित होती है। इस प्रकार राज्य के कानूनों व आदेशों का पालन करते समय हम अपनी ही सद इच्छा का पालन कर रहे हैं। यानी कि इसमें कहा गया है, रूसो वाली बात है कि ये हमारी इच्छा है। राज्य जो हमारे ऊपर कानूनों को लागू करता है वो हमारी इच्छा से लागू करता है, इसलिए हमको उन कानूनों को पालन करना चाहिए। ऐसे ये सामान्य इच्छा के द्वारा विचार व्यक्त किए गए हैं। आगे एक विद्वान हुए हैं टी.एच. ग्रीन, उन्होंने भी ये कहा है कि यदि राज्य उत्पीड़न करके अपनी आज्ञाओं का पालन कराता है तो वह राज्य कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। सातवां सिद्धांत आता है मानव स्वतंत्रता
राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित है। यह एक विद्वान है बारकर, वो प्रोफेसर बारकर कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता को जन्म देती है। स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं अपनी रक्षा के लिए। आठवां जो सिद्धांत आता है वह राज्य अधिकारों को जन्मदाता है, क्योंकि राज्य साध्य है और ये अपनी इच्छा से व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है, इसलिए राज्य अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। नवा जो सिद्धांत आता है वो व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं, यानी कि आदर्शवादियों का विचार है कि जिस प्रकार अंग और शरीर से हितों में कोई विरोध नहीं होता, उसी प्रकार व्यक्ति और राज्य में भी विरोध संभव नहीं है। यदि दोनों में विरोध हो तो राज्य के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी यदि दोनों में यदि कोई विरोध है तो फिर सबसे ज़्यादा महत्व तो राज्य के हितों को दिया जाना चाहिए, न कि व्यक्ति के हितों को दिया जाए। इसके बाद जो 10वां इसका आदर्शवाद का जो सिद्धांत आता है वो आता है राजनीतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं। यानी कि एक विद्वान है कांट, उन्होंने कहा है कि कर्तव्य का संबंध मानव की आंतरिक चेतना से है और राज्य मानव की आंतरिक चेतना की ही व्यापक अभिव्यक्ति है। अतः राज्य के प्रति हमारे प्रत्येक कर्तव्य का नैतिक होना आवश्यक है। यानी कि जो वस्तु नैतिक रूप से गलत है वह कभी भी कानूनी रूप से सही या सत्य नहीं हो सकती। ये हमारे आदर्शवादी सिद्धांत हैं आदर्शवाद के। और अब हम देखते हैं कि आदर्शवाद जो हमने देखा है इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या इसकी त्रुटियां रह गई हैं। तो कुछ विद्वानों ने इस आदर्शवाद की आलोचनाएं भी की हैं। तो आलोचनाओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि पहली इसकी आलोचना है कि आदर्शवाद यथार्थताओं से परे केवल एक आदर्शवादी सिद्धांत है। यानी कि यह गलत है कि जो वास्तविक है वही विवेकपूर्ण है, क्योंकि रूस में जो राजा हुआ करते थे उनको जार कहा गया था। वह अन्य शासक बहुत सारे देशों में हुए हैं तानाशाही रवैये वाले से शासन, मतलब तानाशाही तरीके से जिन्होंने शासन किया है, तो उसको विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें तो जनता की अत्यधिक दुर्दशा हो जाती है। क्योंकि जो तानाशाह होता है अपन देख सकते हैं उत्तर कोरिया के संदर्भ में। उत्तर कोरिया के संदर्भ में वर्तमान में जो शासक है वो किस तरीके से वहाँ के देशवासियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी है, किस प्रकार के वो आदेश उस देश में लागू करता है। तो हम तानाशाहों के संदर्भ में ठीक से जानते हैं कि तानाशाह जिस देश में शासन करते हैं उस देश की दुर्दशा क्या होती है, और ये आदर्शवादी सिद्धांत उसी प्रकार का है। दूसरा, राज्य और समाज अनुरूप नहीं है, यानी कि दोनों में अंतर होता है, राज्य अलग होता है और समाज अलग होता है। तीसरी आलोचना है राज्य साधन है साध्य नहीं, यानी कि व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए राज्य एक साधन है, सुविधाएं उपलब्ध करवाता है व्यक्ति के उच्चतर जीवन के लिए, न कि ये साध्य है। चौथी जो इसकी आलोचना आती है वह राज्य का एक अलग व्यक्तित्व नहीं है, यानी कि सावयव के आधार पर यह कहना कि जिस प्रकार अंगों का शरीर से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार व्यक्ति का राज्य से, तो ये गलत है। क्योंकि राज्य से जो दूर भी व्यक्ति की अपनी सोच विचार आदि होते हैं, वो अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, सोच होती है, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं, एक शरीर से हम तुलना कैसे कर सकते हैं, सावयव सिद्धांत से तुलना कैसे कर सकते हैं। पांचवी जो आलोचना आती है कि वह सर्वशक्तिमान राज्य का सिद्धांत की, तो यह भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान राज्य का स्वीकार हम सिद्धांत कर लेते हैं तो हर तरीके से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर अपना अधिकार आदि एक तरीके से स्थापित कर लेगा और उसका शोषण करेगा। छठा है, राज्य पूर्ण रूप से दोष मुक्त संस्था नहीं है, क्योंकि राज्य में भी दोष हो सकते हैं, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, और गलती करना मानव स्वभाव का एक तरीके से मानव स्वभाव है,
गलती तो मानव से ही होती है। अतः यह कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति शासक बनने के बाद एक देवता बन जाएगा? यानी कि जब वो व्यक्ति रहता है सामान्य, जब तो वो गलती कर सकता है, लेकिन शासक बनने के बाद में क्या वो गलती नहीं करेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि वो शासक बनने के बाद वो एक देवता बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सातवीं जो आलोचना है वह आदर्शवादी स्वाधीनता का सिद्धांत दोषपूर्ण है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कोई स्वतंत्रता नहीं रखता, क्योंकि उसको हर हाल में राज्य के कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा। तो व्यक्ति के पास में जो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, हर हाल में उसको कानूनों का पालन ही करना है, जो राज्य कहेगा वही करेगा, उसके आज्ञाओं का पालन करेगा। तो निश्चित रूप से ये कोई अच्छा आदर्शवादी सिद्धांत नहीं है और ये स्वाधीनता का सिद्धांत हो ही नहीं सकता। आदर्शवादी नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों में फर्क नहीं करते। ये नैतिक और राजनीतिक कर्तव्यों को एक जैसे मानते हैं, जबकि इनमें फर्क होता है, इनमें ये अलग अलग होते हैं, राजनीतिक कर्तव्य और नैतिक कर्तव्य। अगली जो आलोचना है, आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा शांति के लिए घातक है। बिल्कुल सही है। जब सर्वशक्तिमान राज्य की जब बात आती है, जब संपूर्ण अधिकार उसको दे दिए जाते हैं, जब वो एक तानाशाह डिक्टेटर शासक बन जाता है, तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए या अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए वो खतरा बन जाता है। अगली जो आलोचना आती है, राज्य नैतिकता से उच्च नहीं हो सकता, यानी राज्य को नैतिकता के नियमों से मुक्त कर देना या कर देने का जो स्वाभाविक परिणाम एक भ्रष्ट और निरंकुश राज्य होगा। इसलिए राज्य नैतिकता से उच्चतर नहीं हो सकता। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो दिया है, रूसों का आधार लिया है, वो भी एक उचित नहीं जान पड़ता। और जो अंतिम जो आलोचना है उसमें अपन कह सकते हैं आदर्शवाद एक अनुदारवादी है। आदर्शवाद एक अनुदारवादी है, यानी कि आदर्शवाद ने राजतंत्र, दासता और पूंजीवाद व्यवस्था का जिस ढंग से समर्थन किया है, उससे आदर्शवाद अनुदारवाद का पर्यायवाची बन गया है। तो ये जो आदर्शवादी हमारी जो विचारधारा का ये टॉपिक रहा है, ये चैप्टर रहा है, इसके जो सिद्धांत अपने जो गिनाए हैं 10, उसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। अब यदि ये प्रश्न आपके आता है परीक्षा में, तो आपको इसका अर्थ बताते हुए, इसका इतिहास बताते हुए, इसके सिद्धांत और इसकी आलोचनाओं पर भी प्रकाश डालना है। ये आपका अध्याय संपूर्ण हुआ।